नमस्कार, मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। प्राइम डिबेट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। 24 चुनाव को देखते हुए लगातार विपक्ष और सत्ता पक्ष मेहनत कर रहा है, रणनीति बना रहा है और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि अपने अपने गठबंधन को मजबूत कर रहा है। कवायद शुरू हो चुकी है और आज विपक्षी एकता की दूसरी बैठक बेंगलुरु में हुई। 26 दल तैयार हुए, यानी स्पेशल 26 तैयार हुए चुनाव लड़ने के लिए बीजेपी के खिलाफ, बीजेपी के विजयी रथ को रोकने के लिए। जहां पर बीजेपी एक तरफ हैट्रिक की बात करी, वहीं विपक्ष बोल रहा है कि इस बार सुपड़ा साफ है। पर सुपड़ा साफ का आधार क्या होगा, ये फिलहाल ना विपक्ष को पता है और ना जैसे जनता जनार्दन को। भाई जनता जनार्दन जानती है भाई जो चुनाव लड़ेगा किसी एक को वोट देना है। अब वोट किसके पक्ष में जाएगा ये 24 चुनाव के परिणाम के बाद स्पष्ट हो जाएगा। पर चूंकि चुनाव है और सरगर्मी चलती रहती है, आरोप प्रत्यारोप के दौर भी चलते हैं और इन दौर के बीच में गठबंधन भी होते, गठबंधन टूटते भी हैं। जनता दल यूनाइटेड पहले बीजेपी के साथ रहा, एनडीए के साथ रहा, अब फिलहाल विपक्षी एकता में है। कारण क्या है पता नहीं। अब कारण जो भी हो वो एनडीए भी जानता होगा और शायद जनता दल यूनाइटेड भी जानता होगा। शिवसेना कभी बीजेपी के साथ ही रही है, इससे शिवसेना का जो उद्धव गुट है वो इस समय विपक्षी एकता में चला गया। 26 दल, बड़ी बैठक और बड़ी बैठक के बाद तमाम तरह के बयान और इस दौरान गठबंधन का नया नाम दिया गया, बड़ा नाम दिया गया, नाम दिया गया इंडिया। इंडिया यानी भारत नहीं, इंडिया यानी इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस। जुड़कर एक साथ लड़ने के लिए, जुड़ के एक साथ बीजेपी को हराने के लिए। और यह भी कहा जा रहा है कि मोदी वर्सेस इंडिया, जो नया गठबंधन का नाम दिया गया है। पहले यूपीए होता था, इस बार इंडिया हो गया है। बड़ा गठबंधन है और इस गठबंधन के माध्यम से बीजेपी को रोकने का प्रयास किया जाएगा 24 चुनाव में। तो वही बीजेपी भी लगातार बैठक कर रही है, आज ही बैठक हो रही है और बैठक के माध्यम से बीजेपी ने कह दिया है कि जो गठबंधन है केवल नाम का है, इनके बीच में आपस में नहीं बनने वाली है और इसका लेखा जोखा भी 24 चुनाव में देखने मिल जाएगा। हो सकता है 24 चुनाव के पहले ही इस गठबंधन में दरार आ जाए। खैर, गठबंधन में दरार आएगी कि नहीं आएगी वो तो आने वाला वक्त बताएगा। पर बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस जो हुई उसके बाद माकपा नेता सीताराम येचुरी का जो बयान आया उस पर भी चर्चा हो रही है। उन्होंने ये कहा कि वो बंगाल में ममता बनर्जी को यानी टीएमसी को समर्थन नहीं देंगे। खैर, इस तरह की बैठकों के बाद इस तरह के बयान आते रहते हैं, पर वो बयानों के मायने स्थिर तब होंगे जब आपके लोकसभा चुनाव में महत्ता ज़्यादा होगी। अब महत्व कितना बड़ा होगा तो आने वाला समय बताएगा। आरजेडी भी है जो पिछली बार लगभग 16-17 सीटें चुनाव लड़ी, एक सीट भी नहीं जीती। कांग्रेस भी है बिहार में, 19 सीटें चुनाव लड़ी, एक भी नहीं जीती है। तो जनता यूनाइटेड की बात करें तो 17 सीटें चुनाव लड़ी थी और 16 सीटें जीत कर आई थी। पर तब जनता यूनाइटेड एनडीए में हुआ करती थी। ये महत्वपूर्ण पक्ष है। खैर, अब चूंकि यहाँ पे इंडिया वर्सेस एनडीए है, अब ये कितना कारगर होगा, विपक्षी एकता कितना यहाँ पर बीजेपी के सामने, एनडीए के सामने मजबूती से अपनी ताल ठोकेगी, वो तो आने वाले समय में स्पष्ट हो पाएगा। पर एक बात तो साफ है कि यहाँ मजबूती के साथ स्पेशल 26 बना है। स्पेशल 26 की जो नीति है वो कितनी कारगर होती है वो फिलहाल इस डिबेट का आज का विषय है। फिलहाल कुछ महत्वपूर्ण जरूरी बयान सुन लेते, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। I think this is a good meeting. This is a fruitful meeting, and it's a constructive decision to be taken. All the agenda is very fruitful. Let us discuss it today, and if the outcome today what we discussed, after that the outcome may be the good for the people of this country. I think it is important because Mr. Narendra Modi got a chance to rule the country for the last 10 years. And he has made a complete mess of almost every sector in the country. He has created so much of hatred amongst the people. The economy is in shambles. There is so much of inflation. There is so much of unemployment in all sectors. So now I think it's a time that people of this country want to get rid of him. So everyone needs to come together and हम सब लोग एक साथ इसलिए आए हैं क्योंकि देश के लोकतंत्र, देश के संविधान, देश की जो भाईचारा है, जो डाइवर्सिटी है इस देश की, उसको बचाने के लिए हम लोग सब लोग एकजुट हुए हैं। और जिस तरह से संवैधानिक संस्थाओं पर दुरुपयोग कराया जा रहा है, जिस हिसाब से देश की संपत्तियों को बेचा जा रहा है, चाहे किसान हो, चाहे युवा हो, चाहे महंगाई हो, इन सारे जो असल मुद्दे हैं
इन पर बात ना करके जो जहर की बातें जो है जो नाकों से चलती हैं उसकी बात की जा रही है। इसलिए हम सब लोग मजबूती के साथ देख सकते हैं। जो इस वक्त मुल्क के हालात हैं, जिस तरह हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को उसके साथ खिलवाड़ हो रहा, हमारी डेमोक्रेसी के साथ खिलवाड़ हो रहा, हमारी डाइवर्सिटी जो हमारे मुल्क की ताकत है, जो गांधी के मुल्क की ताकत है, सबको मलियामेट किया जा रहा है। इसलिए सब पार्टीज़ को इकट्ठा होके द आइडिया ऑफ इंडिया हैज़ टू बी सेव्ड। मीटिंग ज़रूरी इसलिए है, देश को बचाना, लोगों को बचाना, पॉलिटिकल लीडर के साथ जिस तरह व्यवहार हो रहा है, और मैं ये कहता हूँ कि देश की 2/3 जनता भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है, 2/3 जनता खिलाफ है। तो इस बार भारतीय जनता पार्टी का सफाया होने के लिए सब एक हैं। देखिए, देश को एक मजबूत विकल्प चाहिए। आज हम लोग विपक्ष में हैं, लेकिन जो विपक्षी पार्टी है उसमें इतने अनुभवी नेता हैं। अगर आज हम तय करें, साथ मिलकर काम करें, जनता के मुद्दों को साथ लेकर चलें, जनता के बीच जाएं, संघर्ष करें, कोई कारण नहीं है कि 2024 में एक पलटी मिलेगी और एक अच्छी सरकार जो जन सहयोगी कार्य करे, संविधान को माने, देश के सबसे गरीब और कमज़ोर वर्गों को मुख्यधारा में लाने के लिए काम करे, ऐसी सरकार हमें मिल सकती है। जिस तरह से एक के बाद एक जो हमारी संवैधानिक संस्थाएं हैं उनको घेरा जा रहा है। 9 साल देश की जनता ने एक सरकार को भरपूर ताकत देकर देखा, बहुमत की सरकार है, वो इंडिया को रीइमेजिन कर रहे हैं। न्यू इंडिया का उन्होंने स्लोगन दिया है, जिस न्यू इंडिया में लोकतंत्र कम, भीड़ तंत्र ज़्यादा दिखता है। मॉब बनते हैं, कोई अनुसूचित जाति के व्यक्ति को, कहीं मुसलमान को, कहीं आदिवासी को घेर के मारा जाता है, और अन्याय सहने के बाद भी पीड़ितों को न्याय नहीं मिल रहा। तो इसलिए ज़रूरी है कि एक डेमोक्रेटिक सरकार जो देश के संविधान India, as we know what India is, and I think India is under a tremendous assault today, multidimensional, and the country has to be saved in order to change it for the better. ये मीटिंग जरूरी क्यों है? ज़रूरी है देश के लिए, देश को बचाना है, डेमोक्रेसी को, इसलिए हर हालत में देश के किसान, मजदूर, नौजवान, माइनॉरिटी सबकी रक्षा करना है। नरेंद्र मोदी के शासन में बिल्कुल समूचा समाप्त हो चुका है। तो आज का चर्चा वैसे बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ बात एनडीए वर्सेस इंडिया की हो रही है, यानी जो सत्ता पक्ष है वर्सेस विपक्ष, यानी यहाँ पर हैट्रिक वर्सेस सुपड़ा साफ। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बीजेपी हैट्रिक की बात कर रही है, तो विपक्ष बोल रहा है इस बार सुपड़ा साफ होने वाला है। चर्चा वैसे महत्वपूर्ण है। हमारे साथ मेहमान जो रूबरू कानून नरमनिवास यादव भारतीय जनता पार्टी पर पक्ष रखेंगे, तारिक खान समाजवादी पार्टी पर पक्ष रखेंगे, प्रवक्ता कांग्रेस से अजय चंद चौबे अपनी बात रखेंगे, और बरस पत्रकार रूप में यहाँ पर जनाब आमिर साबरी अपनी राय देंगे। आप सभी का इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। तो पहला सवाल रहेगा रामनिवास यादव को। रमनिवास भाई, यहाँ पर तैयारी हो गई है, स्पेशल 26 बन गया है, और आपके विजयी रथ को रोकने की तैयारी हो चुकी है, और कह रहे हैं इस बार आपका सुपड़ा साफ होने वाला है, और इसीलिए इंडिया के नाम से, यानी इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस बनाकर आपको रोकने की बात कही जा रही है, आपको हटाने की बात कही जा रही है, और कहा जा रहा है कि इस बार मोदी जो मैजिक है वो कहीं नहीं चलने वाला है, इस बार विपक्ष सरकार में आ रहा है। कैसे देखते हैं? नहीं गौरव जी, निश्चित रूप से विपक्ष में लोग हैं तो विपक्ष की बात करेंगे, क्योंकि पिछले 9 सालों में जिस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में देश का गरीब, पिछड़ा, अगड़ा सब मुख्य धारा पर जुड़ के आगे बढ़ा है जी, और देश की प्रगति जी 9 सालों में पूरे विश्व में एक नया कीर्तिमान बना रही है। अच्छा, और जिस प्रकार से भ्रष्टाचारियों के खिलाफ जी कार्रवाई हो रही है जी, तो निश्चित रूप से, जैसे भी मैं सुन रहा था विपक्ष के मेरे साथी बंधु कह रहे थे कि हमको भारत को बचाना है जी, तो वो तो भारत के नाम को बदनाम करने के लिए, अच्छा, ये नहीं कहते कि भ्रष्टाचारियों को बचाना है। अच्छा, भाई जितने नेता विपक्ष में हैं सबके खिलाफ आय से अधिक संपत्तियों की, भ्रष्टाचार की, चाहे कांग्रेस हो चाहे समाजवादी पार्टी हो, आप जिन्हें नेता उठाइएगा जी, आखिर सारे भ्रष्टाचारी इकट्ठा हो करके देश की लोकप्रिय सरकार जो देश को बहुत आगे बढ़ा के लेके गई है, अच्छा, और निरंतर आगे बढ़ा रही है, पूरी दुनिया में भारत का मान सम्मान है,
अच्छा जिस प्रकार से हमारे देश में आपने देखा कि सारे भ्रष्टाचारी मिलके अच्छा सिर्फ बात करते हैं मोदी जी को हटाओ। अच्छा पाकिस्तान दुनिया में चिल्लाता है अच्छा कि जो है मोदी जी को हटाओ। पाकिस्तान चिल्ला रहा है। चाइना पूरी दुनिया में षड्यंत्र करता है कि मोदी जी को हटाओ। अच्छा जितने भी दुनिया में अच्छा तो पूरी दुनिया जो विपक्ष हो गई लोकतांत्रिक आपका है? जो लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई सरकारों को पसंद नहीं करते, वो सारे के सारे लोग अच्छा। कहते हैं कि मोदी जी को हटाओ। रामनाथ भाई पूरी दुनिया पे मैं विपक्ष हो गई आपसे आपका? कहना चाहता हूं अच्छा कि आखिर मोदी जी ने ऐसा कौन सा अपराध कर दिया? अच्छा। मोदी यही अपराध किया ना कि ये देश के गरीब लोगों को राशन दे रहे हैं, देश के गरीब लोगों को रसोई गैस दे रहे हैं, चूल्हा गैस सब फ्री दे रहे हैं, देश के लगभग 13 करोड़ किसानों को किसान सम्मान निधि दे रहे हैं, देश में जो विकास का रोड मैप चल रहा है। अच्छा आपने देखा होगा 2024 में दुनिया का सबसे बड़ा रोड नेटवर्क अगर भारत के पास होने वाला है तो ये मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है। अच्छा अगर आज दुनिया में कहीं भी दुनिया के किसी देश में झगड़ा फसाद होता है, लोग भारत की तरफ अच्छा नजरें गड़ा के देखते हैं कि भारत हमारी मदद करे। आपने देखा होगा कि जब यूक्रेन युद्ध हुआ तो आप समझिए कि भारत का झंडा ही पर्याप्त था। अच्छा जो देश भारत के खिलाफ बोलते हैं, जहर उगलते हैं, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे चाइना हो, चाहे श्रीलंका हो, भारत का झंडा लेके भाग रहे थे। क्योंकि भारत के झंडे का इतना सम्मान है कि अगर भारत का झंडा लेके दुनिया में दुश्मन देश में भी चला जाता है तो किसी दुश्मन की हैसियत नहीं, उस झंडे की तरफ आंख उठा के देख ले। ये जलवा है केंद्र सरकार का, ये जलवा है माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का। अच्छा उस जलवे को कम करने के लिए जिस प्रकार अंतर्राष्ट्रीय साजिश होती है उसी में सुर मिला मिला के अच्छा हमारे देश के कुछ भ्रष्टाचारी संगठन मेरा एक सवाल दल हैं, वो भी नहीं सुर मिला रहे हैं जी। लेकिन देश की जनता जानती है कि 2014 से जो माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एक देश के लोगों का जो एक अभियान शुरू हुआ है, उनको जीतने का सिलसिला मोदी जी के समर्थन में लोगों को का जो समर्थन शुरू हुआ है 2014 से आज तक रुका नहीं है और न ही आगे रुकेगा। क्योंकि देश जनता जानती है कि देश का भविष्य, गरीबों का भविष्य, पिछड़ों का भविष्य, अगड़ों का भविष्य, अल्पसंख्यकों का भविष्य मोदी जी के साथ सुरक्षित। ठीक है। मेरा एक छोटा सवाल ले लीजिए। आपने शुरुआत भ्रष्टाचार से की कि भ्रष्टाचारी एक हो रहे हैं, तो यहाँ पर दो सवाल मेरे बड़े अहम है क्योंकि यहाँ पर चर्चा बिंदु आपके सामने भी है। अजीत पवार को लेकर क्या कहेंगे आप, क्योंकि उन पर बड़े आरोप लगाए जा रहे थे। फिलहाल वो एनडीए का हिस्सा है और महाराष्ट्र में शिंदे गुट की सरकार में वर्तमान में उप मुख्यमंत्री डिप्टी सीएम बनाए गए। दो सवाल और लीजिए। अभी हाल में ही आपने सुभाषपा से गठबंधन किया है, वो आपके साथ आ गए हैं, तो उनकी पार्टी में अब्बास अंसारी भी हैं। अब्बास अंसारी किनके पुत्र हैं मैंने कहा बताने की जरूर आवश्यकता आपको नहीं है, कासगंज जेल में बंद है वर्तमान में। उनके लिए क्या कहेंगे, क्या वो अलग हैं या सुभाषपा उनको निकालेगी? क्योंकि फिलहाल सुभाषपा आपके साथ आ चुकी है। तो जो भ्रष्टाचारी की आपने बात कही थी, ये दोनों बात पर थोड़ा जवाब दे लीजिए, फिर मैं तारिक भाई को लेता हूँ। नहीं गौरव जी, आपने बिल्कुल सही विषय रखा है जी, लेकिन आपने कहीं देखा होगा किसी के खिलाफ ना जांच बंद हुई। अच्छा, एजेंसियां अपना काम करेंगी, न्यायालय अपना काम करेगा, जो भी दोषी होगा वो चाहे हमारे दल में हो चाहे हमारे दल के अगल बगल हो, कोई नहीं बख्शा जाएगा। क्योंकि ये मोदी जी का कहना है कि न हम खाएंगे न खाने देंगे, न भ्रष्टाचार करेंगे, भ्रष्टाचारियों को बचने देंगे। आप देखिएगा जो भी, अब जैसे आप मुख्तार अंसारी के बेटे जी की बात करते हैं, तो मैं तो समझता हूँ कि जो है एनडीए में ओम प्रकाश राजभर जी शामिल हुए हैं और उन्होंने हमको लगा कि इस चुनाव के बाद उन्होंने कहा था कि हमारा कोई संबंध इनसे नहीं है। तो विधायक तो नहीं जो भी नहीं, अब विधायक हैं, न्यायालय की प्रक्रिया है, जो उसमें निर्णय होगा कार्रवाई होगी। अच्छा, हटाएंगे? उनकी कहीं कार्रवाई पर कहीं रोक नहीं लगी है। अच्छा, जिनके खिलाफ जो गंभीर अपराध है उन पर कार्रवाई हो रही है, कोई बचने वाला नहीं। आपकी पार्टी का हिस्सा होगा कि नहीं होगा ये? नहीं, हमारी पार्टी का हिस्सा नहीं है। अच्छा, नहीं, हमारी पार्टी ऐसे लोगों को एनडीए का हिस्सा नहीं, वो विधायक नहीं है। अच्छा, उन्होंने विधानसभा चुनाव के बाद कह दिया था अच्छा कि अब्बास अंसारी ना ही हमारे दल में है ना ही हमारा इनसे संबंध है। अच्छा, क्योंकि इन्होंने अपराध किया, इनको सजा मिलेगी। अच्छा, ठीक है। तारिक भाई बड़ा मुस्कुरा रही आप, ऐसी कौन सी बात रामनाथ भाई ने कह दी? भाई अपनी बात तो कही हो, हर बार को आदमी को अपनी बात करने का हक है, बाहर का संविधान आपको इजाजत देता है इस बात की। क्यों मुस्कुरा रही भाई, ऐसी कौन सी बात कह दी? देखिए, जब भ्रष्टाचार की बात होती है जी, तो मैं हमेशा कहता हूँ कि जो लोग डर गए, अच्छा, वो दिल्ली चले गए। दिल्ली चले गए? हाँ। अच्छा,
और दिल्ली चले गए तो मोदी जी एक जैकेट लिए बैठे थे। अच्छा। तो कहा भैया वो जैकेट हमको दे दो, डर लग रहा है। अच्छा, जैसे ही आपने जैकेट पहनी हाँ। तो आप अदृश्य हो गए। किनके लिए? हमारे लिए नहीं, अच्छा। ईडी के लिए अच्छा। और सीबीआई के लिए। अच्छा। अब वो लोग ईडी और सीबीआई को नहीं दिखेंगे। अच्छा। जो नहीं डरे वो बैंगलोर चले गए। अच्छा। और जो डर गए वो वहां चले गए। अब बात करते हैं तो गठबंधन की। तो डर वाला विपक्ष पूरा इसी में आता है क्या? अब भाई डर गए तो वो लोग, जनता दल यूनाइटेड पहले अजीत बीजेपी पवार के भी साथ चले था। गए। अजीत पवार चले गए। अच्छा। और बाकी तो जांच तो इनकी ये हो जाता है ना कि जांच को कह देते हैं थोड़ा स्लो कर दो। चलिए उसको छोड़ दीजिए। मैं दूसरी बात कर रहा हूँ। ठीक है। जैसे ही मीटिंग होती है, प्रधानमंत्री जैसा बड़ा पद का आदमी, बड़ी गंभीर बात है, समझिएगा इसको जी। वो तुरंत आ जाता है कमेंट करने के लिए कि ये यहाँ पर ये लोग भ्रष्टाचारी लोग मिल रहे हैं, ऐसा हो रहा है। चलिए भाई ठीक है, यहाँ तक भी ठीक है। 1977 में गौरव भाई इतिहास बड़ा इंपॉर्टेंट है। अच्छा। जब तक इतिहास को नहीं समझेंगे भविष्य की घटनाओं को आप प्रेडिक्ट नहीं कर बता सकते। दीजिए। 1977 में अपनी पार्टी को खत्म कर दिया था। अच्छा। पता है आपको? पार्टी को ही भाजपा ने खत्म कर दिया था। कहा था हमारा अस्तित्व ही नहीं, हम खत्म हो गए। अच्छा। अब हम जनता पार्टी बन गए। तब इमरजेंसी लगी थी, बड़ी जरूरत थी देश को। तब आपने अपनी पार्टी का विलय, अस्तित्व समाप्त कर दिया। इससे खराब बात कोई हो सकती है गौरव भाई? तब आपने कहा था कि देश को जरूरत है। अच्छा। तब देश को जरूरत थी। अब अगर विपक्षी पार्टी 5, 10, 15, 20, 25, हम कह रहे हैं 150, उनको लगता है कि देश को अब फिर से जरूरत है, टाइप ऑफ इमरजेंसी है, नहीं इमरजेंसी है, चलिए तो हम लोग मिल के बात करने लगे, तो आपके पेट नहीं जिस्म के हर अंग में दर्द होने लगा। अच्छा। इस बात को आप कैसे समझाएंगे, ये आप बताइए। अच्छा। इतिहास को समझिए और आगे घटना को कनेक्ट करिए। जैसे ही वहां पर मीटिंग होती है, प्रधानमंत्री बड़ा गरिमा का पद है, अरे मीटिंग करने देते। आपको इतनी ज्यादा तकलीफ हो गई। एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट और बोलिए। एनडीए का एवरेज 98 में एनडीए बना, 25 साल हो गया। 42 पार्टियां एनडीए छोड़ चुकी गौरव भाई। अच्छा। 1.6 का एवरेज आएगा, हर साल पार्टियां छोड़ती हैं। क्यों छोड़ के जा रही हैं? एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट, एनडीए के गठबंधन के साथ के लोगों को 16 लोग हैं। उनको अगर गिन लीजिए तो 10-12 पार्टियां जानते हैं कहां की है? नॉर्थ ईस्ट की छोटी छोटी पार्टी गौरव भाई। अच्छा। अभी आप गूगल खोल लीजिए और नाम उनका पढ़ लीजिए। एक जनाधार वाला दल स्टेट का या सेंटर का, जिसके पास स्टेट का 6 या 7% वोट हो, चाहे विधानसभा में लोकसभा में, नाम बता दीजिए। अच्छा। मतलब क्या है कि कोई बचा नहीं है अब। तो अब क्या बचा? अब बची भैया जैकेट। अच्छा। कि आ जाओ जैकेट ले लो, बहुत अच्छी बात कही। अब अदृश्य हो जाओगे। तो वो जैकेट बट रही है, जिसको जरूरत हो चलिए वो ले ले, ठीक है। हमें जरूरत नहीं। तारिक भाई, आपने अब एनडीए की जनाधार की बात कही है। विपक्षी एकता में कितने दल ऐसे हैं जिनके पास कुछ नहीं है? आप गिना लीजिए। सबके पास माकपा के पास क्या ऐसे है? होते हैं, भाजपा हर के पास जगह क्या है? ऐसे। आरजेडी के पास एक सीट मैं नहीं है। मैं 6 कांग्रेस के पास मुख्यमंत्री, एक सीट है। गौरव भाई आम वहां पर आदमी जो पार्टी एक मीटिंग सीट हुई, है। जी। वहां पर 6 मुख्यमंत्री गए। मुझे समाजवादी एनडीए के दल के पास क्या है? एनडीए के एक गठबंधन के बड़े गठबंधन का नाम बताइए आप मुझे। जी। एक बड़ा गठबंधन, सब लोग इनको छोड़ के जा चुके हैं, या जैकेट देने के चक्कर में इन्होंने वो पार्टी ही तोड़ दी है। एक बड़ा गठबंधन नाम बता दीजिए मुझे। आप अभी लिस्ट खोल लीजिए एनडीए की। अच्छा। और उसमें एक बड़ी पार्टी का आप नाम मुझे बता दीजिए कि ये इस स्टेट की, ये पंजाब की अकाली दल है, बहुत बड़ी पार्टी है, ये इनके साथ है। नहीं है क्या? नहीं, मैं कह रहा हूं ऐसे आप महाराष्ट्र में बता दीजिए कौन सी पार्टी इनके साथ है। के छोटी पार्टी है। अरे भाई एआईडीएम के एक, उसके बाद उत्तर प्रदेश में कौन है इनके साथ? उत्तर प्रदेश में उनके साथ समाजवादी पार्टी संग में चलिए तो विपक्ष कहां बचेगा? अरे भाई मैं ये कह रहा हूं उत्तर प्रदेश में इनके साथ कौन है? अच्छा। अपना दल जी, और सुभाषपा अब गई है। हाँ। और एक निषाद पार्टी जी। ये 3 पार्टी है। इनका जनाधार बताइए आप। अच्छा। इनका जनाधार बताइए। एक पूर्वांचल छोड़ दीजिए, छोटा सा जनाधार। अच्छा। भाई पार्टियों को छोटा या बड़ा कहने का मतलब मैं उनका मनोबल नहीं कम कर रहा हूं। बीजेपी कांग्रेस का गठबंधन कर ले क्या? परसेंटेज ऑफ वोट गठबंधन, मैं ये कह रहा हूं कि बीजेपी पहले तो कहती है हम बॉस हैं। अच्छा। विश्व गुरु हैं। हाँ। विश्व गुरु बनने के लिए कम से कम 100 यूनिवर्सिटी, दुनिया की AQ कंसल्टेंसी है, दुनिया की सबसे बड़ी कंसल्टेंसी। अच्छा। वो लिस्ट निकालती है टॉप की यूनिवर्सिटी की। 100 में नाम नहीं है, कैसे बनेंगे विश्व गुरु? अच्छा। ऐसे इसका जवाब मोदी जी देंगे। अच्छा। 100 में एक यूनिवर्सिटी तो होनी चाहिए। और पहला नंबर आपका कब आता है पता है? 149 पे। अच्छा। ऐसे आप विश्व गुरु का मतलब क्या है? हम दुनिया को टीच करेंगे, यही तो मतलब है। गौरव भाई मैं जाहिल हूं, कम पढ़ा लिखा हूं,
आप बता दीजिए, यही मतलब है ना। बिल्कुल। विश्व गुरु का क्या मतलब है? बिल्कुल ये वी आर गोइंग टू टीच, हम दुनिया को पढ़ाएंगे। अच्छा, बगैर यूनिवर्सिटी के पढ़ा देंगे दुनिया को। आपकी यूनिवर्सिटी कहाँ है और कैसे बनेंगी? ठीक है। कुछ आपकी नीति होनी चाहिए। तारिक भाई, मैं आपको दो बातें जरूर याद दिलाना चाहूंगा, क्योंकि यहाँ पर बात हमारे देश की बात की है। मैं यहाँ पर विश्व गुरु बनने की बात जरूर कहूंगा। यहाँ पर किसी सरकार की तारीफ या आलोचना नहीं कर रहा हूँ, पर आपको पता होगा कि जब कोरोना आया था तो WHO ने कहा था, WHO ने उस समय जब उनकी संस्था है उसके माध्यम से 14.5 करोड़ लोगों को राशन बांटा गया। ठीक। और हिंदुस्तान में यहाँ पर 80 करोड़ लोगों को लगातार राशन दिया जा रहा है, जो कि एक संस्था हमारे विश्व की संस्था है, संयुक्त राष्ट्र की संस्था है, वो महज 14.5 करोड़ लोगों को राशन दे पाती है। तो वहीं भारत में 80 करोड़ लोगों को राशन दिया गया। मैं वर्तमान की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कोरोना समय की बात कर रहा हूँ। ठीक है, इसको लेते कैसे हैं आप? इसके सुनिए तारिक भाई, इसके अलावा मैं, चूंकि यहाँ बात देश की हो रही है, इसके अलावा दूसरी बात यहाँ पर ये भी है कि आपने कहा कि व्यवस्थाओं को, तो आपको पता होगा कोरोना महामारी के समय जो स्थिति थी, अत्याधुनिक तकनीक से विकसित देश भी लोगों को बचा नहीं पा रहे थे, तब भी हिंदुस्तान में जो जनसंख्या है उसके हिसाब से बहुत कुछ मैनेज किया गया। अब थोड़ा समय दीजिए। तारिक भाई, समय दूंगा आधा आपको, सेकंड क्योंकि दीजिए। अगर हम देखा जाए तो आबादी के हिसाब से देश की सबसे बड़ा, विश्व का सबसे बड़ा देश हमारा भारत है, उसके बाद जवाब- चीन, अमेरिका, उसके जवाब बाद देने फिर दीजिए। जी। जवाब तो सिर्फ और सबसे महत्वपूर्ण बात है, अगर हम जनसंख्या की दृष्टि से और देखें तारिक भाई, हाँ। तो उत्तर प्रदेश विश्व का चौथा सबसे बड़ा देश देश के बन जाएगा। बराबर है, ठीक मान रहा हूं है, आपको। तो यहाँ पर स्थिति संभालना कठिन है। देखिए, सुनिए। तो यहाँ पर विश्व गुरु बनने की बात कही, जिसमें मैंने आपको यहाँ पर कुछ चीजें बताई कि हाँ, सुनिए, मैं जवाब आपकी देने सरकार की तारीफ नहीं कर रहा हूँ, पर ये जवाब जरूर बताना देने चाहूंगा कि जो काम बेहतर हुए हैं वो उसका डंका पूरे विश्व में जवाब बजा दे है। लेने जी, दीजिए, बोलिए। बहुत छोटा सा जवाब बोलिए दूंगा। बोलिए। चाइना ने अपनी आबादी से परेशान होकर 3-4 बार एक बच्चे का नियम लेके आई 88 में, फिर 2006 में लेके आई, 3 बार लेके आई, अब तीन फिर बच्चे उन्होंने ले फिर 3 फ्री कर दिए। जी। दुनिया की सबसे जवान देश बताइए, आप नाम बताइए दुनिया का सबसे जवान देश का। दुनिया का भारत। भारत है, बिल्कुल भारत। बिल्कुल है। सुनिए, जी। एवरेज एज इंग्लैंड की, एवरेज एज जर्मनी की, एवरेज एज फ्रांस की, आपको पता है कितनी है? 60+ है। बिल्कुल है। 60+ आदमी की बिल्कुल है। इम्यूनिटी क्या होगी? जी। वीक होगी। बिल्कुल होगी। एक 25 साल के इम्यूनिटी की आदमी की इम्यूनिटी बिल्कुल बहुत सही, स्ट्रांग बिल्कुल होगी। सही बात है। भारत के सरवाइव करने की वजह भारत देश की अखंडता, एकता, यहाँ का जवान होना है। अच्छा, ठीक है, अच्छा। ये जवान होना है। अच्छा। सरकार को क्रेडिट लेना है, वो अपना काम करती रहे, क्रेडिट लेती रहे। हम ये कह रहे हैं कि अगर आप उसका क्रेडिट देने की कोशिश करेंगे, नहीं, भारत जवान है। मैं कोशिश नहीं कर रहा मैं हूं। जब भारत की जवानी को ये कोरोना से सरवाइव करने का अच्छा। जो फॉर्मूला है और जो उसका श्रेय है, वो जवान भारत को मुबारकबाद देता हूं, चल किसी ठीक है, सरकार क्या को बात है भाई? मुबारकबाद नहीं देता। ठीक है। पहला जवाब। ठीक। दूसरी बात कि आप एक चीज को देखने के 2 नजरिए देख जी। लीजिए। आपने राशन बांटा, उसका नजरिया क्या है आपका? अच्छा। या ये बहुत बड़ा अचीवमेंट भी हो सकता है, जी। या एक नजरिया ये हो सकता है WHO कि की ये तुलना में आपकी अचीवमेंट weakness है, WHO की तुलना में अचीवमेंट है तारिक भाई। WHO कुछ कहता है तो उसको आप पकड़ लेते हैं, और IMF चिल्ला चिल्ला के बहुत कुछ कहता है तो गौरव भाई उसको नहीं पकड़ा जाता। मैं सबको WHO पकड़ता की हूं। तरह मैं सबको IMF पकड़ता भी हूं। है। अभी मैं IMF की 10 बातें बताने लगूंगा तब देश ये होगा कि भाई IMF ऐसा चल। कह रहा है, वैसा कह रहा है। मगर जो आप कहते हैं कि राशन बांटना अचीवमेंट है, उस एक नजरिया ये हो सकता है। विपक्ष का नजरिया ये है कि आपका ये अचीवमेंट नहीं है, ये आपकी नाकामयाबी है। इतना काम ठीक। हाँ, नहीं, ये नाकाम। अब तो रामनिवास भाई बताएंगे। ठीक है, प्रवक्ता कांग्रेस चौबे जी, क्या बात है, बड़ा मुस्कुरा रहा है, आपकी बैठक हो गई वहाँ पर और बड़ी नीति बनाई गई है। और आपके जो अध्यक्ष हैं खड़गे साहब, उनकी क्या नाराजगी है मीडिया से? वो सीधा बोलते हैं कि पूरी मीडिया को नरेंद्र मोदी ने खरीद लिया है, बीजेपी ने खरीद लिया है। तो फिर कौन सी मीडिया कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा दिखाती है? वो कौन सी मीडिया है कि अलग से होकर आती है जो आपके संघर्ष को दिखाती है? वो कौन सी मीडिया है जब आप सत्याग्रह करते हो तो आपको दिखाती है? वो कौन सी मीडिया है जब राहुल गांधी न्यायालय में न्याय मांगने जाते तो आपको दिखाती है? वो कौन सी मीडिया है जो विपक्ष की एकता की मीटिंग को दिखाती है? वो कौन सी मीडिया है जो आपके किए गए कामों को दिखाती है? ये किस तरह का बयान है खड़गे साहब का कि पूरी मीडिया को बीजेपी ने खरीद लिया है? फिर आपकी मीडिया अलग से आती है क्या? पहला सवाल मेरा आपसे ये रहेगा, क्योंकि मैं मीडिया का प्रतिनिधि हूं और एक चैनल की डिबेट कर रहा हूं। दूसरा सवाल मेरा रहेगा, विपक्षी एकता की हम बात करते हैं, पर सुनने में ये भी आ रहा है कि आपके अंदर के सूत्र ही बता रहे हैं तमाम लोग कि आपके पदाधिकारी कार्यकर्ता ही नहीं चाहते हैं कि कांग्रेस किसी के साथ मिलकर चुनाव लड़े। वो चाहते हैं कांग्रेस अकेले चुनाव लड़े, कांग्रेस बलबूते चुनाव लड़े। क्योंकि राहुल गांधी ने जब भारत जोड़ो यात्रा निकाली थी तो किसी भी दल ने उनको परोक्ष रूप से समर्थन नहीं किया था।
आदित्य चौबे, जवाब आपका। धन्यवाद आदरणीय गौरव जी, आप जी। बड़े भाई हैं हमारे। जी। और आप हिंदुस्तान के युवाओं के लिए जो आज आदर्श है मीडिया जगत में कोई, जी, तो आदरणीय रवीश कुमार जी। जी। तो आप उनके पद चिन्हों पे आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। जी। आपको बहुत बहुत साधुवाद है, बधाई है कि आप सत्ता से नहीं डरते। जी। लेकिन बहुत सारे टीवी चैनल हैं या मीडिया हैं, आपको दिखाना तो पड़ेगा ही टीवी चैनल पे सबको ही, लेकिन उसकी स्टोरी कुछ और होती है। अच्छा। कहानी कुछ और होती है। अच्छा। आप जहां भारत को जोड़ने की बात होती है, उसमें कुछ न कुछ मीडिया के लोग कमियां निकालते रहते हैं। अच्छा। जबकि मीडिया का काम होना चाहिए कि पूरे देश में कहीं कोई आम नागरिक को, गरीब को, छात्र को, महिला को समस्या क्या है, बात है, तो उसको दिखाए, उजागर करे और सत्ता पक्ष की जो कमियां हैं। लेकिन आदरणीय खड़गे जी का जो सवाल है, जो आरोप है, वो इसी परिप्रेक्ष्य में है कि मीडिया के लोग सत्ता पक्ष से सवाल नहीं लेते हैं। अच्छा। वो विपक्ष से जवाब मांगते हैं। अच्छा। जैसे लगता है कि विपक्ष ही सरकार चला रही हो। अच्छा। और सत्ता पक्ष के लोग केवल चुनाव प्रचार में ही तल्लीन हो। अच्छा। केवल रैलियां कर रहे हो। अच्छा। देश को भाग्य भरोसे और विपक्ष के भरोसे छोड़ दिए हो। देश की देश को बचाने की जिम्मेदारी केवल विपक्षी दलों की रह गई है। अच्छा। इसका उदाहरण है कि मणिपुर का दंगा, मतलब आज भारतीय जनता पार्टी के आप बहुत ही अच्छे प्रवक्ता महोदय जी को बुलाए हैं, उन्होंने कहा कि कहीं हमारे दल में कहीं कोई भ्रष्टाचार नहीं है, तुरंत कार्रवाई होती है। तो मुझे लगता है कि जो मैंने पिछले मुद्दे भ्रष्टाचार के उठाए थे भारतीय जनता पार्टी के सरकार में, लगभग आज मुझे वो आश्वस्त कर देंगे कि मुझे दोबारा आज के बाद ये मुद्दे नहीं उठाने पड़ेंगे और कार्रवाई हो जाएगी। अच्छा। प्रथम मुद्दा मेरा बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी का था कि होटल टूरिज्म विभाग के प्रोफेसर प्रतीक अग्रवाल अयोध्या की बेटी के साथ, वहाँ की शोध छात्रा भी वो थी, टीचिंग असिस्टेंट भी थी, उसके साथ रेप किया गया। 3 सदस्यीय कमेटी बनी, प्रथम दृष्टया दोषी पाए गए, वो मात्र सस्पेंड किया गया। अच्छा। और 3 सदस्यीय कमेटी ने अभी तक पता नहीं क्या साल भर से ऊपर हो गया, न बर्खास्त किया गया, न बुलडोजर चला गया। अच्छा। दूसरे प्रोफेसर हैं वहीं हिंदी विभाग के प्रोफेसर मुन्ना तिवारी। बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी की प्रशासनिक अधिकारी पुष्पा गौतम ने उन पे गंभीर चारित्रिक आरोप लगाए हैं, अनैतिक डिमांड और घृणित मांग की। वहीं अंग्रेजी विभाग की टीचिंग असिस्टेंट शिप्रा वशिष्ठ ने भी उन पे आरोप लगाए हैं। अच्छा। वहीं समता हॉस्टल की एक छात्रा ने भी उन पे चारित्रिक उत्पीड़न और ठीक है, हो गया, यौन उत्पीड़न के गंभीर आरोप लगाए हैं। लेकिन वो और खासियत देखिए, इतने आरोप के बाद भी बीसी और रजिस्ट्रार ऑफिस में दिन भर पाए जाते हैं और पूछा भी नहीं जाता है कि आप क्लास कब लेते हो, आप पढ़ाते कब हो। और तो और हिंदी वाले को अंग्रेजी वाले का, अंग्रेजी विभाग का हेड बना दिया गया। मतलब किसी महिला को उत्पीड़न करने हेतु ही आप मतलब वहां हेड बना देते हैं। और तीसरा महत्वपूर्ण मुद्दा है कि बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी की एक प्रोफेसर है एजुकेशन विभाग की, काव्या दुबे, वो एनसीईआरटी की तरफ से गई थी, एनसीटी की तरफ से हिमाचल में। भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी वहां पे। वो जनवरी 21 में विजिलेंस द्वारा 18 लाख रुपए रिश्वत लेती पकड़ी गई। साल भर जेल में रही। बीसी रजिस्ट्रार ने उनको गलत तरीके से बहाल कर दिया, बहाली हो ही नहीं सकती थी। जिनके ऊपर इतने भ्रष्टाचार के मामले हैं और उनको सारे प्रशासनिक मामलों में बना दिया जाता है। मैं इसलिए बोल रहा हूं, कोरोना पीरियड में रूसा के 2 करोड़ रुपए का बुंदेलखंड विश्वविद्यालय में घोटाला हुआ। वित्त अधिकारी कहाँ चले जा रहे हैं और वाइस चांसलर के द्वारा चौबे जी मुद्दे पे आइए। यूनिवर्सिटी सेल थी, चौबे जी मुद्दे पे उसको वो कहाँ कर डाला, कोई कार्रवाई नहीं, सिर्फ बचाने का प्रयास किया जाता है। चलो ठीक है। और वही भूगर्भ विभाग में MM सिंह की नियुक्ति बिना, क्या बात है, कांग्रेस का मुद्दे पर नहीं बोलेगी क्या आज? नहीं, मुद्दा तो भ्रष्टाचार का है, तो आपको भ्रष्टाचार उठाते क्यों नहीं है? आरोप लगते हैं मीडिया के, क्यों आप उठाना नहीं चाहते हैं? आपको सुनना पड़ेगा। क्यों मुद्दा जी, मैं क्यों डर रहा हूँ? मैं क्यों डरूंगा? चौबे जी, आपकी क्षमता उठाइए, आपकी पार्टी क्यों नहीं उठाती है? आपकी पार्टी क्या झांसे मजबूत नहीं है क्या? पहले हाथ रखिए। चौबे जी सुन लीजिए, ये मीडिया पे आरोप न लगाइए। आपकी पार्टी झांसे में कमजोर है क्या? आपकी पार्टी झांसे में कमजोर है क्या? चलो ठीक है, हो गया। उत्साह मत दिखाइए, उत्साह मत दिखाइए, उत्साह मत दिखाइए। कार्रवाई क्यों नहीं? भ्रष्टाचार ठीक है, हो गया। भारतीय जनता पार्टी ठीक है, सरकार में
हो गया। सवाल मेरा 2 सवाल ले लीजिए। सिद्धार्थनगर और गोरखपुर यूनिवर्सिटी चौबे जी पूरा नहीं। मैं डिबेट खत्म कर दूं क्या? मैं 2 सवाल ले लीजिए। बहुत गुस्सा आपका आगे, मीडिया पे बहुत आरोप लगा लिए। मैं आरोप नहीं लगा रहा हूं, मेरी आपसे मांग है। मेरी आपसे मैं मुद्दा रखूंगा। आप झांसी की बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी की बात कर रहे हैं। आपकी पार्टी के एक केंद्रीय गृह मंत्री, केंद्रीय राज्य मंत्री रहे हैं प्रदीप जैन आदित्य, झांसी से आते हैं, पता है आपको? हाँ पता है। झांसी में आपका संगठन बहुत मजबूत है। झांसी यानी बुंदेलखंड का दिल, पता है ना आपको? इतनी बड़ी बड़ी बातें आपने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय के ऊपर बताई, मैं सहमत हूँ। चले ठीक है, इससे आरोप आपके हैं, हो सकता है सत्यता भी उसमें, मैं मान लेता हूँ, स्वीकार कर लेता हूँ। तो क्या आपने झांसी की कांग्रेस इकाई को इसके बारे में सूचित नहीं किया? क्या वो इकाई संघर्ष करने के लिए, आंदोलन करने के लिए क्षमतावान नहीं थी, या ऊर्जा नहीं थी, या लड़ना नहीं चाहती थी, या उन्हीं आरोपों में लिप्त थी, या संघर्ष नहीं करना चाहती थी? मीडिया पे तो सवाल उठाना सबसे आसान है, पर अपनी पार्टी की जो आपकी इकाई है झांसी की, क्या एक बार आपने उनसे संपर्क साधने का प्रयास किया? आपने तमाम लेटर यूजीसी को लेके आपने तमाम चीजें बताई, मैं आपकी हर बात से सहमत हूं चौबे जी, पर क्या आपको अपनी कांग्रेस की झांसी इकाई से बात नहीं करनी चाहिए थी? जो वहां की जिला कांग्रेस कमेटी है उससे बात नहीं करनी चाहिए थी? क्या वहां के जिलाध्यक्ष से बात नहीं करनी चाहिए थी कि हमारे लिए संघर्ष करिए? और इतना बड़ा भ्रष्टाचार बुंदेलखंड विश्वविद्यालय यानी झांसी के अंदर हो रहा है, और आप कहां गए? पहली बात। और दूसरी बात, आपने यहाँ पर मीडिया के दर्ज को लेकर कही कि मीडिया होता कुछ है, दिखाती कुछ है। आप लोग मीडिया के लिए कितना लड़े चौबे जी? अभी एक महिला पत्रकार के साथ एक बीजेपी के सांसद द्वारा हत्या की गई, क्या एक ट्वीट आया उसको लेकर? क्या एक संघर्ष कर लिया इसके ऊपर? क्या उस महिला से आपके यहाँ के किसी नेता ने बात करने का प्रयास किया? क्या उसको सहानुभूति दी? क्या उससे हमदर्दी जताई? तो जब हमदर्दी नहीं जता सकते हैं तो फिर उम्मीद भी मर जताइए चौबे जी। आरोप लगाना बड़ा आसान है, पर आरोप सिद्ध करने के लिए आधार भी चाहिए। चौबे सुन लीजिए। और दूसरी बात, आपने यहाँ पर तमाम तरह के आरोप बुंदेलखंड विश्वविद्यालय में लगाए भ्रष्टाचार के। मैं आपसे मांग करता हूं कि आप अपने आरोप के लिए जिला कांग्रेस कमेटी झांसी संपर्क करिए, आंदोलन कराइए, और प्राइम टीवी उस आंदोलन को, उस संघर्ष को कवर करने आएगा, ये मैं अपनी गाइड आपको गारंटी देता हूँ। ठीक है, ठीक है, डिबेट का क्या मतलब रह जाएगा? ठीक है। नहीं, अरे डिबेट करा तो रहा हूँ। आप क्या चाहते हैं? आप क्या चाहते हैं कि संघर्ष, आप डिबेट पे बैठे बैठे सरकार ले आएंगे क्या? दैनिक भास्कर पे ईडी का छापा पड़ा था इनकम टैक्स का। अच्छा, वो पहला व्यक्ति हूं मैं जिसने ईडी के खिलाफ और इनकम चलिए टैक्स ठीक है, के खिलाफ आवाज उठाई। बहुत अच्छी बात कही आपने। छापा डालना है, चलिए राजभवन में डालिए, चलिए भारतीय जनता पार्टी ठीक है, बहुत बढ़िया बात में डालिए, जो हाई कोर्ट के रूलिंग के खिलाफ ठीक है। चौबे जी, मैं आपको उत्साह से परिपूर्ण हूँ, मैं आपको उत्साह से खुश हूँ, पर उत्साह थोड़ा सा आपने कहा ना कि डिबेट काहे के लिए है? डिबेट चर्चा के लिए है, डिबेट जनाधार के लिए नहीं बनी है। एक पत्रकार बंधु की अगर आवाज अगर हमारे पार्टी के किसी के संज्ञान में नहीं आया होगा, चलिए, तो निश्चित तौर पे उसकी लड़ाई हमारी कांग्रेस पार्टी चलिए देख लेते हैं। बिल्कुल, चलिए मैं आपको संज्ञान दे दिया है, बिल्कुल पीछे खड़ी रहेगी, बिल्कुल। चलिए ठीक है, लोकतंत्र के सभी स्तंभों को बचाने की लड़ाई ठीक है। आमिर भाई बताइए कांग्रेस कितनी खड़ी रहती है? आमिर भाई, आप भी पत्रकार हैं, और पत्रकार को लोग कितना सपोर्ट करते हैं? यहाँ तो आरोप सब लगाते हैं, कोई बताता है पूरी मीडिया बिक गई है, पूरी मीडिया पे बीजेपी ने खरीद लिया है, पूरी मीडिया पे बीजेपी हावी है। चौबे जी भी बोल रहे थे कि आप लोग दिखाना नहीं चाहते हैं, होता कुछ है, बताना कुछ चाहते हैं। बड़ा दर्द है इनको मीडिया से भी। और ये पूरी जो एनडीए और वर्सेस इंडिया है, आमिर भाई, उसको आपका नजरिया क्या बोलता है? जी, बहुत शुक्रिया गौरव भाई कि आपने इस बहस का हिस्सा बनाया मुझे। जी देखिए, बातें बहुत जी, जो मुद्दा है वो है जी इंडिया वर्सेस एनडीए। जी, इस मुद्दे पर तो खैर मैं बोलूंगा ही। बहरहाल पत्रकारिता की जब आपने बात करी, तमाम पत्रकार मारे गए जी, पत्रकारों पर मुकदमे हुए जी, लेकिन मुझे नहीं लगता है कोई भी दल, क्या बात है, बिल्कुल सही बात है। पत्रकारों के नाम बता दीजिए चौबे जी, पूछ लीजिएगा, चौबे जी बताइए। समर्थन में खुल के मैदान में आया हो? बिल्कुल नहीं आया, बिल्कुल नहीं आया। एक बात। दूसरी बात, अब जो जिस बात पर डिबेट की गौरव जी, एनडीए वर्सेस इंडिया, आप ये समझिए 2004 में भी विपक्ष का कोई चेहरा था नहीं। अच्छा, और मुझे अच्छी तरह याद है कि विपक्ष का कोई चेहरा नहीं था, और चुनाव हुआ, अटल बिहारी वाजपेयी के खिलाफ एक गठबंधन बना जी, और वो सरकार में आए। अब उसके बाद कौन निकल जाया प्रधानमंत्री, ये तो पूरे देश ने देखा, लेकिन चेहरा कोई नहीं था। लेकिन विपक्ष ही जीता और सरकार बनी। ठीक गौरव जी, अभी हमारे प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी की बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, रोडों को लेकर के, मोदी जी के 56 इंच सीने को लेकर के।
तो पहली बात तो आप ये समझिए कि रोडों का जो जाल हिंदुस्तान में हमारे बना है, ये मोदी जी की देन नहीं है, ये स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की देन है। चलिए, उन्होंने जो रोडों का एक जाल बनाया पूरे देश के अंदर, जिस पर आज भी काम चल रहा है। ठीक। मोदी जी को कितनी आंखें, मोदी जी की आंखों से कितने लोग डरे हैं, ये भी किसी से छुपा नहीं है। अच्छा। चीन आज कहां तक घुस आया है, लेकिन मोदी जी के मुख से 2 शब्द नहीं निकले आज तक। अच्छा। दूसरी बात, पाकिस्तान की बात कर अगर आ जाइए, लगा हुआ पाकिस्तान है, तो पाकिस्तान में मोदी जी बगैर बताए देश को बिरयानी खाने पहुंच जाते हैं, नवाज शरीफ की अम्मा की साड़ी लेकर के पहुंच जाते हैं। अच्छा। कुल मिलाकर के गौरव जी सारी बातें वो हैं जो धरातल पर हैं, और जो हमारे प्रवक्ता महोदय बातें कर रहे हैं वो सब हवा हवाई है, उसमें कोई दूर दूर तक सच्चाई नहीं है। ठीक है, अब फिर मुद्दे पे लौट आइए। एनडीए वर्सेस इंडिया। गौरव जी, तमाम दल जिनके पास, जिनकी कोई हैसियत नहीं है, लेकिन उनके वोट थे, उनकी जाति के, बरादरी के, उनकी कास्ट के वोट थे, जिनसे मोदी जी ने गठबंधन किया। भारतीय जनता पार्टी, मोदी जी ना कह के मैं कहूँ, भारतीय जनता पार्टी ने गठबंधन किया, आज वो सत्ता में प्रचंड बहुमत से आ गए। ठीक। अगर यही काम अगर कांग्रेस कर रही है तो दर्द किस बात का है, बड़ा सवाल यह है गौरव जी। और एक बात से तो हम आपकी पूरी तरह सहमत हैं, और होना चाहिए कि विपक्ष में चेहरा तो होना ही चाहिए, कोई ना कोई, बिल्कुल होना चाहिए। और वो दिख भी रहा है कि कुछ ना कुछ घुमा के फिरा के, चाहे इनडायरेक्ट में ले लें चाहे डायरेक्ट में ले लें, कि विपक्ष का चेहरा है तो राहुल गांधी, भले कोई स्वीकार करे या ना करे, ये तो बिल्कुल पिक्चर क्लियर है गौरव जी। लेकिन अब ये अलग बात है कि चुनाव विपक्ष लड़ रहा है, चेहरा ना बनाए, लेकिन अभी हम ये कह दें कि नहीं बनेगा, ये भी बहुत जल्दबाजी होगी, क्योंकि अभी चुनाव में टाइम है। गौरव जी, तमाम दल इस बात के लिए प्रयासरत है, क्योंकि अभी जैसे ये कह रहे थे हमारे प्रवक्ता जी, इनकी एक बात का हम और जवाब देते हैं। उन्होंने क्या कहा था, विपक्ष जो अपराधी अब नहीं है, भ्रष्टाचारी सब एक हो गए। गौरव जी, कौन से भ्रष्टाचारी हमें ये बता दें, और किन भ्रष्टाचारियों पर भाजपा ने कार्रवाई की है, हमें ये बता दें। देखिए, तमाम आरोप समाजवादी पार्टी के बड़े नेताओं पर लगे गौरव जी, आपको याद होगा। लेकिन आज की तारीख में समाजवादी पार्टी के आदम खां को छोड़ करके, या 2-3 ये हमारे मुस्लिम नेता जो हैं, इनको छोड़ करके कितने समाजवादी पार्टी के कितने नेताओं पर मुकदमे कायम है, या कितने लोग जेल भेजे गए गौरव जी। अच्छा। बड़ा सवाल ये है। अच्छा। देखिए, जो मोदी जी की गोद में खेल रहे हैं, जो मोदी जी के पीछे जाके खड़े हो गए, किसका नाम ले रहा है, नाम बता दीजिए। कोई कहीं आरोप नहीं है। किसका नाम ले रहा है? अभी हम वो भी अभी हम सब खोल देंगे। खोल लीजिए। दूसरी बात, अब आ जाइए कांग्रेस के ऊपर, जो कहा कि भ्रष्टाचारी सब एक हैं। चलिए, मैंने मान लिया कांग्रेस में भ्रष्टाचार है, लेकिन आप बताएं भ्रष्टाचारियों पर कितनी कार्रवाई हुई, कितने लोग जेल गए, भाई ये भी तो आप बताइए, क्या मतलब है आपका। और अगर भ्रष्टाचार की बात आएगी तो आज की तारीख में सबसे बड़ी, चाहे आप किसी मामले में लीजिए, उत्तर प्रदेश सरकार ले लीजिए, चाहे केंद्र सरकार पे भी इल्जाम है, करोड़ों लाखों करोड़ रुपए नोटबंदी के घोटाले का। अच्छा। प्रदेश सरकार पे इल्जाम है, सिद्ध नहीं हुआ, करोड़ों रुपए के अनाज घोटाले का, जो अनाज फ्री बांटा गया है गौरव जी, बहुत बड़ा घोटाला है ये भी। और तमाम भाजपा के ऊपर बोरा घोटाले के, ताबूत घोटाले के, जाने कितने आरोप है। अच्छा। लेकिन अभी वही बात है कि दोष सिद्ध नहीं है। जब तक, जैसे भी हमारे भाजपा प्रवक्ता कह रहे थे कि वो दोष सिद्ध होगा तब देखा जाएगा, तो अरे भाई, दोष आप दूसरों पर भी तो दोष सिद्ध नहीं होता, आप तुरंत कार्रवाई कर देते हैं। इधर खबर आई, इधर बुलडोजर चल गया, इधर खबर आई, इधर, अरे दोष किस पर सिद्ध हैं? लेकिन आप विपक्ष के ऊपर कार्रवाई करने में कोई आप हीला हवाली नहीं करते, इमीडिएट कार्रवाई। अच्छा अमर भाई, मेरा सवाल रहेगा, आपकी बारी आती जी। अमर भाई, मेरा सवाल रहेगा, बताइए। विपक्षी एकता यहाँ पर जुड़ी हुई है, पर अंदर ही जो बंदरबाट है उसको लेकर, सीटों को लेकर, क्या लगता है आपको सहमति होगी? क्योंकि यहाँ पर जो माकपा के प्रमुख हैं, उन्होंने कहा कि हम पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी को सपोर्ट करने की संभावना उनकी कम है, तो विपक्षी एकता अगर एक दूसरे सहयोग नहीं करेगी तो लड़ेगी कैसे? क्योंकि सारे अधिकांशता 1-2 पार्टी को छोड़ के अधिकांशता क्षेत्रीय दल हैं, और क्षेत्रीय दल अपनी क्षेत्र में जो अपनी बादशाहत है उसको कमज़ोर करेगा नहीं। तो आपको नहीं लगता कि जो राष्ट्रीय दल है वो भी अपने क्षेत्र में अपने आप को जीवन करने का प्रयास नहीं करेंगे? चाहे उत्तर प्रदेश की बात करें, चाहे पश्चिम बंगाल की बात करें, चाहे मध्य प्रदेश की बात करें, चाहे राजस्थान की बात करें। अखिलेश यादव भी चाहते हैं कि राजस्थान में मजबूत हो, मध्य प्रदेश में मजबूत हो, पश्चिम बंगाल में मजबूत हो, उत्तर प्रदेश में तो उनकी पार्टी है ही, 4 बार सरकार बना चुके हैं। तो जब सबके अंदर स्वप्न होंगे अपने आप को मजबूत करने के लिए अन्य राज्यों में, तो समर्थन कैसे मिलेगा, और यहाँ राय एक जैसी कैसी बनेगी? जी, बहुत अच्छी और बहुत सच्ची बात कही गौरव जी आपने। देखिए, एक बात ये समझिए कि अभी ये बयानात हैं गौरव जी, और बयानात तमाम पूर्व में आते हैं दबाव बनाने के लिए, लेकिन जब परिस्थितियां ये लगता है कि नहीं अब हमें लड़ना है, तो गौरव जी कहीं ना कहीं समझौता करना पड़ता है, कहीं ना कहीं दबना पड़ता है। अच्छा। और यही राजनीति मुझे लगता है पिछले 30 साल से तो मैं देख रहा हूँ, बाकी 30-32 साल जो भी मुझे पत्रकारिता करते हो गया 33 साल, तो ये हमने देखा है कि चुनाव पूर्व बड़े बयानात दिए जाते हैं, बहुत बयानात पार्टियों के आते हैं।
लेकिन कहीं ना कहीं समझौता जब होता है तो कहीं ना कहीं दबना भी पड़ता है। देखिए इससे पहले भी जब सपा और बसपा का समझौता हुआ था 2019 में गौरव जी, तो हालात दूसरे हो गए थे। कांग्रेस को सपा ने छोड़ दिया था और 17 में कांग्रेस के साथ समझौता कर लिया था। तो गौरव जी परिस्थितियां आए, अब कहां पर मतलब किस करवट ऊंट बैठेगा ये, क्योंकि यहाँ पर आमिर भाई सवाल ये भी है ना कि कांग्रेस उत्तर प्रदेश में अपनी जमीन बनाएगी कि सपा को समर्थन देगी, और अगर सपा को समर्थन देगी तो उनकी जमीन चली जाएगी। तो यहाँ पर बड़ा सवाल तो है ही। हाँ बिल्कुल सही बात है। समर्थन देने का जहाँ तक मसला है तो एक दूसरे को यही मसला है, इसी पे पेच उलझे हुए हैं। देखिए गौरव जी एक बात समझ लीजिए, क्षेत्रीय चुनाव में, विधानसभा चुनाव में, लोकसभा चुनाव में जमीन आसमान का फर्क हो जाता है। होता है। ये लोकसभा का चुनाव है और इसमें ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि कांग्रेस की आज की तारीख में मात्र 1 सीट है, लेकिन जब आप 14 में चले जाएंगे तो 22 सीटें थी, बसपा की 22 सीटें थी। तो अगर समझौता अगर होता है तो बराबरी का अगर समझौता 3 पार्टियों में या 4 पार्टियों में हो जाता है गौरव जी, तो कुल मिलाकर के सब के सब उछल जाएंगे और सबके सब व्यवस्थाएं ठीक हो जाएंगी। लेकिन जहाँ पे दबाव बनाने के तहत समझौता हो गौरव जी, तो समझौता कभी चलेगा ही नहीं। आपको फिर मैं याद दिला दूं कि उत्तर प्रदेश में 2019 में महागठबंधन बना था, लेकिन महागठबंधन बना, महागठबंधन से कुछ दिनों पूर्व मुलायम सिंह जी गठबंधन छोड़ के भाग गए, जबकि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए गए थे महागठबंधन। तो क्या हुआ, एक मैसेज जनता में चला गया और मैसेज ने पूरा समर्थन भाजपा को दे दिया। उसने समझ लिया कि गठबंधन पास कुछ है ही नहीं। इस बार तो नहीं होगा ना ऐसा, इस बार तो नहीं होगा ऐसा। इस बार अभी क्योंकि सपा गठबंधन में नहीं है, अच्छा, उन्होंने पहले से अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया कि मैं पीडीए बनाऊंगा, पीडीए की सरकार बनेगी, जो बिल्कुल मुंगई लाल के सपनों जैसा है। अच्छा। लेकिन गठबंधन में अगर कांग्रेस बसपा नहीं आती तो गठबंधन का उसका कोई मतलब नहीं है। राष्ट्रीय पार्टी है कांग्रेस और बसपा भी राष्ट्रीय पार्टी मानी जाती है। आमिर भाई आखिरी सवाल होगा, फिर मैं रामनाथ भाई को लेता हूँ। फिर ये गठबंधन है क्या, ये फिर आई इंडिया क्या है, ये क्या है भाई, किस लिए बनाया गया है कि बैठक कर रहे हैं केवल? गठबंधन तो बीजेपी का भी है। अच्छा गौरव जी, गठबंधन बीजेपी का, ये तब किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि गठबंधन में इतनी प्रचंड बहुमत भारतीय जनता पार्टी आ जाएगी। किसी को यकीन था? सब लोग समझ रहे थे लूली लंगड़ी सरकार बनेगी, कहीं ना कहीं तो समर्थन लेना पड़ेगा। तो गठबंधन बनते हैं, हमेशा बनते हैं, लेकिन जब रिजल्ट आता है तब गठबंधन की सच्चाई सामने आती है। वरना गठबंधन तमाम 1977 से गठबंधन बने हैं और टूटे हैं। ठीक है, ठीक है, लेकिन सत्ता पे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब गठबंधन मजबूती बने तब सब सत्ता धाराशाही भी। रामनाथ भाई, तारिक भाई, अजय चंद चौबे, आमिर साहब, तीनों जवाब आपको देना है। नहीं गौरव जी, निश्चित रूप से जी आपने देखा होगा जी कि कांग्रेस सपा गठबंधन हुआ, बुरी तरह सपा हारी जी, कांग्रेस का सफाया हो गया जी। फिर बसपा और सपा गठबंधन हुआ, वही बुरी तरह हार गया, क्योंकि उत्तर प्रदेश की देश जनता जानती है अच्छा कि हमारा भविष्य किसके साथ सुरक्षित है, हमारी देखभाल कौन करता है। अच्छा, गठबंधन बना लेने से जीतनी होती है, जीत होती है जिसकी जनता सपा वाले बोल रहे हैं कि अन्न बांटना आपकी नाकामयाबी थी, बोल रहे हैं देश की। नहीं, अब देखिए है क्या ना कि मैंने आपसे पहले ही कहा कि अभी आपने देखा होगा कि वहाँ भाफड़ दे रहे थे इनकी बात कि भारत को बचाने का, गरीबों को बचाने का, अल्पसंख्यकों को बचाने का। अभी आमिर साबरी जी कह रहे थे कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी कुछ नेताओं के खिलाफ कार्रवाई हुई, वो भी खाली मुसलमान हैं। अब उनको बचाने की बात करते हैं, उनके लिए आंदोलन भी नहीं करते हैं। भारतीय जनता पार्टी में जा चुके हैं। नहीं, कांग्रेस नहीं, पहले बात पूरी सुनिए। तो अब वो कह रहे हैं कि हम उनके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन लड़ते कहीं नहीं है। और जब गठबंधन करते हैं जी तो बुरी तरह हारते हैं जी। तो निश्चित रूप से गौरव जी, ये उत्तर प्रदेश की जनता सहित पूरे देश की जनता जानती है अच्छा कि मोदी जी का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। अच्छा, नहीं कर सकता, क्योंकि मोदी जी देश के लिए सोचते हैं, देश के लिए काम करते हैं। अच्छा, और भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्रवाई करते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा जितने नेता हैं विपक्ष में, इतने नेता हैं, भाई किसी का राष्ट्रीय अध्यक्ष चाहे कांग्रेस को भाई तारीख नहीं। अब देखिए है क्या ना कि भ्रष्टाचार करो, अगर उस पर सवाल उठाओ तो हंसी आती है, क्योंकि इनको लगता है कि भाई चाहे कांग्रेस के नेता हो, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेके सब के सब पे न्यायालय से बाहर चल रहे हैं। समाजवादी नहीं, भाई आप ये बताइए, नहीं राहुल गांधी, नहीं राहुल गांधी आप नहीं बात करेंगे, सोनिया गांधी पर बात नहीं करेंगे, क्योंकि उनके नेता हैं। अखिलेश यादव जी पे बात नहीं करेंगे, क्योंकि उनके नेता हैं। भाई जितने लोग इसमें शामिल हैं, उनके
बिजनेस में रिश्वत भाई करोड़ों हजारों करोड़ रुपए बरामद होता है, उसको मानने क्या नहीं। अब है कि कांग्रेस के प्रवक्ता, अब सोनिया गांधी जी का करप्शन दिखेगा नहीं जी, रॉबर्ट वाड्रा जी का करप्शन दिखेगा नहीं, राहुल भाई अगर भाई गौरव भाई करप्शन को छोड़, अब ये बताइए अगर कोर्ट पे बेल से बाहर है, कोर्ट से बेल पे बाहर है, रोज रोज कोर्ट कचहरी के चक्कर काट रहे हैं, तो आखिर वो सब क्या करेंगे? भाई वो क्या करेंगे? भाई अपने आप को बचाने के लिए सबको भ्रष्टाचारी इकट्ठा करेंगे, उनका गठबंधन करेंगे। देश राजनीतिक दलों का गठबंधन नहीं है, भ्रष्टाचारियों का गठबंधन है। भाई आम आदमी पार्टी है और उनके डिप्टी सीएम जेल बंद है, कट्टर ईमानदार थे, उनके एक मंत्री मालिश कराते हुए जेल से उनकी वीडियो आई, कट्टर ईमानदार है। लेकिन नहीं बहुत चिल्लाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसी तरह राहुल गांधी चिल्लाते हैं, आधे पागल हो गए, पप्पू हो गए, वैसे आप चिल्लाइए पप्पू हो जाएंगे। क्योंकि भाई अगर आपको नहीं दिखता है, कोर्ट ने कहा कि मनीष सिसोदिया पे गंभीर आरोप हैं जो प्रथम दृष्टया सिद्ध होते हैं, इसलिए बेल नहीं देंगे। कोर्ट ने कहा कि सत्येंद्र जैन पे, भाई सत्येंद्र जैन पे गंभीर आरोप हैं, उनको बेल नहीं मिलेगी। अब राहुल गांधी जी पर कोर्ट ने एक्शन ले लिया, कोर्ट ने सजा सुना दिया, अब वो उसके लिए मोदी जी जिम्मेदार हैं। भाई आप देखिए, मैं कहता हूं कि जितने भी विपक्ष में नेता हैं, सारे के सारे नेताओं पर जांचें चल रही हैं, कोई कोर्ट से जेल से बाहर है, कोई जेल से, अब लालू यादव जी जेल से बाहर है, बेल पे आए हुए, अब वो कहते हैं मोदी जी को हटाएंगे, क्योंकि देश की जनता मोदी जी के साथ है। किसी विपक्षी नेता की हैसियत नहीं है कि मोदी जी को हटा दे, क्योंकि देश जनता मोदी जी के साथ है। पता है मोदी जी के अलावा हमारा पता है, इसीलिए 2014 से आज तक लगातार मोदी जी जीत रहे हैं, और ये लोग हर बार गठबंधन करते हैं, चाहे सपा कांग्रेस करे, चाहे सपा बसपा करे, पूरी तरह हारते हैं, फिर भी समझ नहीं आता है, क्योंकि मोदी जी इस देश के भविष्य हैं, गरीबों के भविष्य हैं, दलितों के भविष्य हैं, ये देश जनता जानती है, इसलिए देश जनता उनके साथ है। एक छोटी सी बात करो भाई, चौबे जी आप अकेले बोलेंगे क्या? चौबे अकेले बोलेंगे क्या? चौबे जी हो गया, राहुल गांधी चौबे जी हो गया, नहीं सकते, सोनिया गांधी जी ठीक है, रामनिवास भाई नहीं सकते, हो गया, सुनिए रॉबर्ट वाड्रा जी का रामनिवास भाई, नहीं सकते, इसलिए चिल्लाते। मैं नहीं कर रहा हूँ, वोट से बेल से बाहर है, करप्शन में भ्रष्ट है, इसलिए बेल से बाहर है। मत बनाइए, आप जनता को गुमराह मत करिए। अगर सोनिया गांधी नहीं, अगर वो अजय चौबे पे भी एक पैसे का अगर करप्शन का आरोप हो, 5 रुपए के नंबर का भी हो, आप जेल भेज दीजिए। आप पूरे बेल से बाहर कौन है? सोनिया जी बेल से बाहर है, राहुल गांधी जी बेल पे बाहर है। अगर ये बेल न लेते जेल में होते, भैया अगर आपको लगता है कि हम करप्शन नहीं किए, जेल में देते ना। इंट्रेंस हुआ 20% का खोपड़ी मत 80% पहुंच गया, इनकम का 60 करोड़ घोटाला। एक छोटी सी बात समझने की भाई, एक मिनट एक छोटी सी बात समझने की, गौरव भाई जी बोलिए प्लीज। खूब हॉट डिबेट हो गया। मैं ये कह रहा हूँ कि करप्शन को छोड़ दीजिए सब, मैं दूसरी तरफ लेके चलिए। एकदम एक तरफ तो मोदी जी का जो वर्चस्व है बहुत बड़ा है, ठीक, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी, और ज्यादातर लोग ये कहते हैं, कहते नहीं कहते हैं। उसके बाद जैसे ही विपक्षियों की मीटिंग होती है तो इतनी खलबली क्यों है? मैं ये कह रहा हूं, जब इनकी कोई बहुत बड़ा जनाधार नहीं है, ये जो पार्टियां मीटिंग कर रही हैं, अरे करने दो उनको, क्या दिक्कत है? करके क्या कर लेंगे? आप तो जीत नहीं जा रहे हो। बीजेपी इसका जवाब क्यों नहीं देती? अच्छा, दूसरी बात, सबसे ज्यादा डिस्कशन गौरव भाई हो रहा है कि इनको कितनी पार्टी दोगे, कांग्रेस से झगड़ा हो जाएगा, आरएलडी वाले गुस्सा है। चलिए भाई, हो गई बात। अब एक बात का जवाब दे दीजिए, सुभाषपा को लेके आए, कितनी सीटें देंगे? अनुप्रिया पटेल को कितनी सीटें देंगे? निषाद पार्टी को कितनी सीटें देंगे? घर की सफाई चल रही है राजभर साहब के लिए, नया घर अलॉट होने जा रहा है। अच्छा, जगह मिल गई आपको? अब सब जानकारी है। तो मैं ये कह रहा हूं कि 5 सीट देंगे, इस पे क्यों नहीं डिस्कशन होता है? विपक्ष क्या कर रहा है, इसी पे क्यों डिस्कशन होता है? अनुप्रिया पटेल 12 सीटें मांग रही हैं,
आप देने जा रहे हैं 12 सीटें। मैं कह रहा हूं ऐसे बात करें, भ्रष्टाचार को किनारे रख दें और आरोप को, क्योंकि अभी हम बात कहने लग जाएंगे गौरव भाई लिस्ट, हेमंत तो विश्व शर्मा से शुरू करेंगे और अजीत पवार पे, उसकी बात ना करिए गौरव भाई, रुक, इसकी बात करिए, मतलब जो पॉइंट की बात है वो करिए। अनुप्रिया पटेल को कितनी सीट दल को लेंगे क्या? महान दल को विपक्ष लेगा क्या? नहीं, अब इन लोग ले लेना, कई बार बात हुई है, इनसे तो बात हो रही है ना, ये ले ले। गाड़ी वाड़ी छीन ली तो सुना था ऐसा। नहीं नहीं, गाड़ी आड़ी गौरव भाई कोई बात नहीं, हम कह रहे हैं ये ले लेना, ये ले लेना। राहुल गांधी से डर गए, 38 दलों का गठबंधन हो गया। मैं कह रहा हूँ ले लेना, अकेला सब पे भारी। अच्छा, प्रधानमंत्री जब क्या हो गया, उस अकेले से डर गए यार, डर गए। अच्छा, डर गए अकेले राहुल गांधी से, उस 38 दलों का गठबंधन हो गया। तो हो सकता है चुनाव आते आते एक एक व्यक्ति सिर्फ राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, उनका दल हो और प्रधानमंत्री जी बना, बता दें 10,000 दलों का गठबंधन। अच्छा गौरव भाई एक चीज और देखिए, और तो और चलिए, उन 38 के पास कितने सांसद हैं गौरव भाई? 24 आप अकेले बोलेंगे क्या? हो गया गौरव भाई, उन 38 के पास कितने सांसद हैं ये भी देख लीजिए जरा, चेक कर लीजिएगा, बाद में अभी नहीं कह रहा हूँ क्योंकि मैंने चेक किया है। अच्छा, कितनी ताकत है, क्योंकि ताकत किसके पास कितनी है, या लोकसभा सीट या विधानसभा सीट, दो ही जगह से तय होना है। अच्छा, तो आप 38 ले आओ, 50 ले आओ, छोटी छोटी पार्टियां बना दो जाकर। अच्छा, हर ग्राम सभा में एक पार्टी बना दो। अच्छा, और उनको ले आओ, प्रधानमंत्री के साथ मीटिंग कराइए। अच्छा, और उस ग्राम प्रधान को एक पार्टी बना दीजिए, उसका कोई नाम रख दीजिए। अच्छा, और कह दीजिए कि आपके साथ 27,000 पार्टियों का बड़ा गठबंधन तैयार हो गया। भारतीय जनता पार्टी का, लेकिन उससे क्या, चल ठीक हो गया, कोई 24 जी हो गया। उससे होगा क्या? ऐसा मत कहिए, नहीं तो आपके विपक्षी दल को भी गिनाया जाएगा। अभी रामनाथ भाई आपको गिनाने शुरू कर देंगे। नहीं तो भाई मैं ये कह रहा हूँ, गिनाना शुरू कर देंगे कि मेरा पार्टी पर कितनी सीटें हैं। भाई गौरव भाई यहाँ एक सेकंड, हम ये कहते हैं कि हम लड़ाई करने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, आप दिन रात चिल्लाते हैं एनडीए और बीजेपी की, हम ताकतवर हैं, हम ताकत, अरे भाई इतने ताकतवर हो, काहे परेशान हो? हम लोग को मीटिंग करने दो ना भाई। पूछ लेता रामनाथ भाई, आप परेशान है क्या? नहीं गौरव जी, मतलब अभी आप मेरी बात नहीं 24 सुन लीजिए, हर वक्त अपनी ही बात रखना, हर बात अपनी बात रखना। सुन लीजिए, बोलिए। नहीं ऐसे डिबेट नहीं होती, घर बात है, क्या आप बोलते रहेंगे? जी बोलिए रामनाथ भाई, डर गए क्या? गौरव जी जी परेशान है? देखिए, मैं जब से आया हूँ मुस्कुरा रहा हूँ, मुस्कुरा रहे हैं, आप सबकी बातें सुन रहा हूँ जी। कांग्रेस के प्रवक्ता ऐसे फाड़ फाड़ गला चिल्ला रहे हैं, जैसे लग रहा है कि ये बस मोदी जी को हटाने वाले हैं। अच्छा, हटाने वाले। वही हाल समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता बंधु मुस्कुरा रहे बैठ के। हाँ, नहीं वो तो मुस्कुरा रहे हैं कांग्रेस प्रवक्ता पर। अच्छा, कि जैसे हमने राहुल जी का नाम नहीं ऐसा नहीं। अच्छा, क्योंकि भाई देखिए 2014 से लगातार भाई चाहे सपा बसपा मिलके लड़े, चाहे कांग्रेस सपा मिलके लड़े, उत्तर प्रदेश कुछ नहीं कर पाए। क्योंकि देश की जनता, प्रदेश जनता जानती है कि हमारा हित किसके साथ सुरक्षित है। अच्छा, जानती है। आज सारे लोग गठबंधन लेके कहीं बंगलौर, कहीं बिहार, कहीं घूम रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही? अच्छा, गांव गांव घर घर लोगों के पास जा रही जी, लोगों की समस्याएं सुन रही, उनका भला कर रही है। ये अंतर है। अच्छा, हमारे इनके काम में अंतर है। अच्छा, नहीं अब चौबे जी है क्या ना कि आपकी राहुल गांधी जी की तरह टेप रिकॉर्डर लगा हुआ है। अच्छा, वो बंद होने वाला नहीं। इसलिए मेरा आप सबसे आग्रह है कि घर घर जाने वाली बात पे अब जैसे राहुल गांधी जी नहीं राहुल घर घर जाने पे नहीं राहुल गांधी जी घर घर जाने पे एक बड़े पप्पू छोटे पप्पू मत बनिए। रहने दीजिए भाई, आप अगर किसी की बात नहीं सुनेंगे, किसी को बोलने नहीं देंगे जी, नहीं भाई हम कहते हैं ना कि जनता के बीच कह जाइए तो ये बोल के जनता भाई जनता ने आपको आसमान से जमीन पे ले आई है, फिर भी आपको समझ नहीं आ रहा है कि राहुल अच्छा ये बात है की तरफ जाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं। अब गौरव भाई एक सेकंड इस पे एक बात रख, चाइना के बतियाते हैं, हम आपके पास हैं, चाइना की हिम्मत नहीं पड़ती है। राहुल गांधी पूरी पार्टी चाइना में चली जाए, आपके समर्थन में बोल रहा हूं, भारत के खिलाफ आग उठा ले। अच्छा, अब इनको मैंने आपसे पहले कहा कि जो चाइना बोलेगा वो कांग्रेस के लोग बोलेंगे। अच्छा, जो पाकिस्तान बोलेगा वो कांग्रेस के लोग बोलेगे। अच्छा, क्योंकि इनको पता है कि देश की जनता हमारे साथ नहीं है, जनता हमारे साथ नहीं खड़ी होगी। अब ये पाकिस्तान जाएंगे, कहेंगे मोदी अगर रहेंगे और इनको हटाने की जरूरत है। दिन के उजाले में चाइना बोलेगा, हो
अपनी भाषा में बोलेंगे। गौरव भाई एक बात बहुत अहम बात है, गौरव भाई अहम बात है, इसीलिए गौरव भाई अहम बात है। इनको 5 सेकंड भ्रष्टाचारियों का जमावड़ा है। सुबह एक सेकंड मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि इनके जुड़ने से न मोदी जी पर फर्क पड़ने वाला न देश पे फर्क पड़ने वाला है। ठीक है, देश की जनता मोदी जी के साथ है। 2024 में अब की इसी बार पे 400 पार, 400 पार, अब की बार 400 पार, 5 सेकंड में चैनल के 5 माध्यम सेकंड प्लीज आप डिबेट खत्म मत करिए। चौबे जी प्लीज प्लीज, कोई नहीं है बीच में दीवार। 5 सेकंड दीजिए और है मोदी जी की सरकार। गौरव भाई देखिए बातें बहुत होती हैं। फैक्ट ये है, सुब्रमण्यम स्वामी बीजेपी के एमपी जी बिल्कुल, परसों उन्होंने बाकायदा ऑन रिकॉर्ड ये कहा कि 4024 स्क्वायर किलोमीटर चाइना भारत में घुस गया। मैं नहीं कह रहा हूं, अच्छा बीजेपी का एमपी कह रहा है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। अच्छा, इस बात को गंभीरता से भारतीय जनता पार्टी को लेना चाहिए। मैं नहीं कह रहा हूं, मैं फिर कह रहा हूं, मैं नहीं कह रहा हूं, आपका एमपी कह रहा है। उन्होंने फोन करके अखिलेश जी को बताया। अच्छा, किसी न्यूज चैनल में नहीं, किसी मीडिया में नहीं, लेकिन आपको पता है। मैं वीडियो दिखा सकता हूं। गौरव भाई मैं वीडियो दिखा सकता हूं। प्रधानमंत्री, देश के सेना प्रमुख, देश के रक्षा मंत्री जी, मैं सुब्रमण्यम स्वामी का वीडियो दिखा सकता हूं। गौरव भाई, विदेश मंत्री, मैं आपको वीडियो भेज रहा हूं। तो विश्वास मैं गलत फैक्ट नहीं रखता हूं। और राहुल गांधी जी की बात में मैं गलत फैक्ट नहीं रखता हूं। आपका एमपी बोल रहा है, राहुल गांधी जी की बातों पर विश्वास करेंगे। मैं यही दिखा देता हूं। प्रधानमंत्री देश के सेनाओं पर विश्वास नहीं इनको, देश के रक्षा मंत्री पर विश्वास नहीं, प्रधानमंत्री पर विश्वास नहीं, लेकिन चाइना के लोगों पर विश्वास है, पाकिस्तान के लोगों पर विश्वास है, भारत के लोगों पर विश्वास नहीं। क्यों? यही कारण है जनता ने इनको बेनकाब करके जमीन पे ला दिया। आमिर साहब जी आखिरी कमेंट आपका जी, बोलिए। एनडीए और इंडिया में क्या स्थिति रहेगी, आखिरी कमेंट बता दीजिए। कहा था सफल होगा विपक्ष का प्रवक्ता महोदय, भाजपा प्रवक्ता महोदय फरमा रहे थे जी, तो सारे भ्रष्टाचारी है। मैंने फिर वही सवाल है कि भ्रष्टाचार जिन्होंने वाड्रा जी का नाम लिया, आप बता दीजिए ईमानदारी से गौरव जी कि इन्होंने वाड्रा जी के खिलाफ कितनी कार्रवाई की जी, कितने मतलब समाजवादी पार्टी के बड़े नेताओं पे कार्रवाई की, और दूसरे जिस भ्रष्टाचार क्या चाहते कार्रवाई हो जाएगा, क्या चाहते कार्रवाई हो जाएगा? सुन लीजिए गौरव जी, जिस भ्रष्टाचार की ये बात कर रहे हैं, आपको याद दिला दूं फिर से एक बार, उनको भी याद दिला दूं कि एडीआर एक संस्था है, उसकी स्कैनिंग में उत्तर प्रदेश के 49% मंत्री अपराधी साबित हुए हैं। अब आप ये बताइए अपराध और भ्रष्टाचार किधर है? ये बड़ी बात है गौरव जी। और दूसरे जो राहुल गांधी जी की बात कर रहे थे, हालांकि ये जवाब कांग्रेस प्रवक्ता को देना चाहिए था, लेकिन मैं दे रहा हूँ। राहुल गांधी का दोष क्या था जो उनकी सांसदी गई है? मैं सवाल ये कर रहा हूँ, मानहानि में 6 दिन की सजा होती है, केवल 6 घंटे की, सॉरी 6 दिन का 6 घंटे की सजा होती है, और चंद रुपए उसके फाइन के लगते हैं। अभी एक मामले में 1000 रुपए फाइन लगा है और 6 घंटे की सजा हुई है। एक साहब मैं नाम नहीं लूंगा, वो पूर्व मंत्री है, उनकी बात मैं कर रहा हूँ। तो आप बताइए, एक तरफ मानहानि में जो लॉ है हिंदुस्तान का, जो लॉ है देश कोर्ट में उठाइए ना, कांग्रेस के कोर्ट के खिलाफ जाए, उनको ये देशद्रोही बताते थे, कोर्ट के खिलाफ जाए। ये तो कोर्ट का फैसला है ना आमिर भाई, हमारे राहुल को जानकारी, आमिर भाई कोर्ट का फैसला है, न्यायतंत्र का फैसला है। बढ़ा रहे हैं, लेकिन न्याय तंत्र आज की तारीख में इनकी जेबी बन चुका है। अच्छा चलो ठीक है, मुझे कहने में कोई संकोच तो ये कांग्रेस वाले क्यों नहीं बोल रहे हैं कि न्यायतंत्र आपका कैदी बन गया है? मीडिया भी कैदी हो गई थी और जो है न्यायतंत्र भी कैदी हो गया है, सत्ता की जेब क्यों नहीं बोल रहे कांग्रेस वाले में? मीडिया को बोल ही चुके हैं, न्यायतंत्र को भी बोल रहे हैं। ठीक है, कह ही चुका हूँ कि अंग्रेजों के रास्ते पे चल रहे हैं, उन्हीं के वारिस हैं और हिंदुस्तान को ये बेचने में लगे हुए हैं, गुलाम बनाने में लगे हुए हैं। ठीक है। और आज पूरे देश को लगता है कि 80 करोड़ लोगों को अडानी बना दिया। चले हो गया, चले हो गया, चौबे हो गया, आपकी ऊर्जा आ गई, 24 हो गया। चलिए आप सभी का कार्यक्रम जोड़ने के बाद धन्यवाद। 24 हो गया, 24 हो गया। ऊर्जा मत दिखाइए, ऊर्जा मत दिखाइए, 24 ऊर्जा मत दिखाइए। ये ऊर्जा थोड़ी धरती पर दिखा दीजिए, थोड़ा सा काम बन जाएगा आपका। ठीक है, आप सभी का कार्यक्रम जोड़ने के बहुत धन्यवाद। तो यहाँ पर चर्चा बड़ी महत्वपूर्ण थी, चर्चा थी INDIA पर और चर्चा थी NDA पर। यहाँ सभी ने अपनी अपनी बातें कही, खास तौर से कांग्रेस के प्रवक्ता अजय चंद चौबे पूरी डिबेट के दौरान ऊर्जा से उत्साह से परिपूर्ण रहे। उन्होंने हर बात कही, विपक्ष की तरह सत्ता पक्ष में हमला भी बोला, पर मेरे ख्याल से जितनी ऊर्जा उन्होंने अपनी डिबेट में दिखाई है, इतनी ही ऊर्जा, इतनी ही क्षमता और इतनी ही मेहनत अगर वास्तव में जनता के लिए सड़कों पर कर लेंगे तो शायद किसी विपक्षी गठबंधन की या भारत जोड़ो यात्रा की जरूरत नहीं पड़ेगी। जनता जनार्दन केवल संघर्ष देखती है और संघर्ष से जनाधार देती है, न वो जनाधार डिबेट से देती है
वो निर्धर यहाँ पर बैठकों से लेती है। जनाधार मिलता है जनता के बीच जाकर, जनता से संवाद स्थापित कर कर, जनता की दिक्कतों को समझकर, जनता के दुख दर्द बांट कर और जनता के लिए सोच कर और समझ कर। जनता जनार्दन होती है, वही सत्ता देती है, वही सत्ता से उतारती है। हमेशा जनता की भूमिका महत्वपूर्ण रहती है और जो भी दल जनता के बीच जाता है, जनता के बीच संघर्ष करता है, जनता की मांगों के लिए लड़ता है, संघर्ष करता है, लाठी खाता है, जेल भरता है, वही सत्ता में आता है। तो सत्ता के लिए आप विपक्षी बैठक करिए और चाहे कोई अलग नीति बनाइए, पर सबसे बड़ी नीति यहाँ पर एक ही होनी चाहिए, सत्ता के लिए सत्ता के खिलाफ संघर्ष करने की। अगर चाहते हैं कि बीजेपी को चुनौती देना है तो सबसे पहले जनता के बीच जाइए, जनता समझेगी, जनाधार भी देगी, परिवर्तन भी देगी और सत्ता भी देगी। पर उसके लिए जनता के बीच जाना शुरू करिए, संघर्ष करिए। तमाम मुद्दे ऐसे हैं जिन पर भारतीय जनता पार्टी के मंत्री, उनके लोग संघर्ष करते थे, सिलेंडर लेकर रोड पर उतरते थे, पर फिलहाल वो संघर्ष अभी तक विपक्ष की तरफ से नजर नहीं आया है। अब मेरे इस वक्तव्य को विपक्ष किसी रूप में ले कि मीडिया की तरफ से मैं इस बयान दे रहा हूं, पर मैं बयान पर तब भी कायम था, मैं अपने बयान पे आज भी कायम हूं कि मुझे विपक्ष का संघर्ष नजर नहीं आता। बैठ के नजर आती है, रणनीति नजर आती है, जरूरत है संघर्ष की। तस्वीर बदलेगी, तस्वीर भी बदलेगी यहाँ पर बदलेगी आम जनता की। नमस्कार।